तो मेरे ख्याल से आप लोग ये वाला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, ठीक है। द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अ रिसेप्टर लिगैंड एयर इज 0.25 into 10⁻⁷ मोलार, ठीक है। The ligand when added to the solution of receptor such that the receptor was 50% saturated at the equilibrium. Assume that the receptor has one ligand binding site. The concentration of the free ligand आपसे पूछ रहा है at equilibrium in nanomolar correct to nearest integer is. तो इस सवाल को थोड़ा सा समझते हैं पहले। ये आप क्वेश्चन एक बार पॉज कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए और फिर मैं इसको जो आपको समझाता हूं। ओके, क्योंकि क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। इन्होंने एक लिगेंड और रिसेप्टर का एक कॉम्बिनेशन बताया आपको। एक कोई आपके पास रिसेप्टर है और एक जो उसका लिगेंड है, ठीक है। ये कोई रिसेप्टर है, ये उसका लिगेंड है जो इस पे बाइंड कर रहा है। इसका जो इन्होंने आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा है वो केडी दे रखा है, कितना 2.5 इंटू सॉरी 0.25 राइट जी, 0.25 इंटू 10⁻⁷ मोलार, ठीक है। दूसरी कंडीशन दे रखी है कि रिसेप्टर इज 50% सैचुरेटेड, रिसेप्टर इज 50% सैचुरेटेड। तो समझिए, जैसे सपोज आपके पास एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इस तरह के रिसेप्टर है, 50% सैचुरेशन आपका हो गया, यानी सपोज जो हमारा कंडीशन है उसमें 6 रिसेप्टर्स हैं, तो 3 रिसेप्टर पे ऑलरेडी लिगेंड बाइंड कर चुका है, ठीक है। 6 रिसेप्टर्स थे, 3 पे लिगेंड बाइंड कर चुका है। सैचुरेटेड 50% पे अगर लिगेंड बाइंड कर चुका है तो कितना आपके पास बचा जिस पे नहीं बाइंड किया है, यानी लिगेंड फ्री रिसेप्टर इज ऑल्सो 50%, 0.5, ठीक है। तो बस अब ये सीधा आपका क्वेश्चन बन जाता है, थीटा इज इक्वल टू लिगेंड की कंसेंट्रेशन अपॉन केडी प्लस लिगेंड की कंसेंट्रेशन। अगर आप कुछ कुछ इसको विजुअलाइज कर पा रहे हैं तो एक पैरेलल अगर ड्रॉ करें तो क्या ये आपको v अपॉन वी मैक्स की याद नहीं दिलाता, s अपॉन के एम प्लस एस। केएम को मैं क्या कहता हूं, बार बार क्या कहता हूं केएम के बारे में, कि केएम इज दैट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच द एंजाइम वेलोसिटी रीचेस हाफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। अब बस यही पे आपको लगाना है। एट थीटा इज गोस टू 0.5, 0.5 थीटा कहां से आया, 0.5 थीटा इस कंसेप्ट से आया कि 50% लाइट जो आपकी साइड्स हैं वो ऑलरेडी लिगेंड ने बांध रखी है। तो बस अब यह सवाल एक मैथमेटिकल सवाल के अलावा कुछ नहीं बचता है, एंड दिस बिकम्स थीटा इज इक्वल्स टू L अपॉन KD प्लस L 0.5। लिगेंड की कंसंट्रेशन आपको निकालनी है, KD की आपको ले रखी है 0.25 इंटू 10⁻⁷ मोलार प्लस L। ये आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 को आप ऐसे कर सकते हैं, हाफ L लिख सकते हैं,
तो ये आप कर देंगे 2L माइनस L इक्वल्स टू 0.25 इंटू 10⁻⁻7 मोलर। L की वैल्यू आ जाएगी 0.25 इंटू 10⁻⁻7 मोलर। और -7 को जब मैं -9 में चेंज करूंगा, 10⁻⁻9 में चेंज करूंगा, तो मैं कैसे करूंगा 25। ये 0.25 की 25 कैसे बना, 10⁻⁻7 को जब मुझे 10⁻⁻9 में चेंज करना है तो मैं उसे 100 से मल्टीप्लाई करूंगा और 100 से डिवाइड करूंगा। 100 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 10⁻⁻9 -2 ऊपर चलेगा, और 100 से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि मुझे आंसर चेंज नहीं करना है। 25 इंटू 10⁻⁻9 होगा ये 25। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसमें ये थीटा भी खेल सकता है कि 50% की जगह 40% दे सकता है, 60% दे सकता है, 2/3 दे सकता है। तो इस तरह से ये गेम खेल लेगा, तो इससे आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। इससे एक और चीज समझ में आती है कि अगर आपका केडी का वैल्यू 50% सैचुरेशन पे जो दे रखा है उतना ही आपका लिगेंड का वैल्यू भी होगा 50% सैचुरेशन पे। रिमेंबर, ये केवल 50% सैचुरेशन के लिए है। जैसे कि जब मैं आपको कहता हूं कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन Km की कंसंट्रेशन के बराबर है, और अगर मैं आपको Vmax की वैल्यू बताता हूं तो आप V की वैल्यू बता सकते हैं। अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन और Km की कंसंट्रेशन बराबर है तो S/Km प्लस S हो जाएगा S/S प्लस S डिवाइडेड बाई 2S, यानी V/Vmax की जो वैल्यू आ जाएगी वो 1/2 आ जाएगी। यानी अगर मुझे Vmax की वैल्यू पता है तो मैं V की वैल्यू निकाल सकता हूँ Vmax/2। उसी तरह से इस केस में क्योंकि 50% ऑफ द साइट आपकी ऑलरेडी एक्यूपाइड है, तो जितना लिगेंड आपका रिसेप्टर के साथ बाइंड है उतना ही लिगेंड आपका फ्री है। अब इस चीज को एक छोटे से विजुअल एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज आपके पास कोई इस तरह का सिस्टम है, समझिए, ये समझने के लिए है। आपके पास कुछ इस तरह का सिस्टम है, ठीक है, इसकी दो बाइंडिंग साइट्स है, ठीक है, एक ये बाइंडिंग साइट है और एक ये बाइंडिंग साइट है। एक ये बाइंडिंग साइट है और एक ये बाइंडिंग साइट है। अभी क्या कह रहा है कि केडी के बारे में, वो क्या कह रहा है कि केडी जो है आपका वो 0.25 इंटू 10⁻⁻7 मोलर है। इसका मतलब क्या है, और 50% सैचुरेशन हो रहा है। 50% सैचुरेशन का मतलब क्या है कि दो बाइंडिंग साइट में से एक बाइंडिंग साइट आपके पास बाइंड है और एक जिसपे लिगेंड अभी बाइंड नहीं हुआ है, ठीक है। तो बस आपको इसी लिगेंड की वो निकालनी है। बस आपके पास जब 50% सैचुरेशन में इतना बाइंड है तो आप उसको नहीं डाल देंगे। दो साइड्स में से एक साइड बाइंड हो गई तो कितनी बची, 50% बची। उस तरह से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक एग्जाम ट्रिक जो हमेशा याद रखेंगे, KD just like Km is the ligand concentration at 50% saturation। जैसे Km is the substrate concentration at 50% saturation, उसी तरह से KD is the ligand concentration at 50% saturation। ये आप याद रखेंगे। ये अगेन एक सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये आ सकता है, ये आता है और ये आता रहेगा, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। तो अब हम इसके सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इसका जो है वो है इसका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, यस, दिस इज द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन।
मैंने अभी आपको जो कंसेप्ट समझाया उसी का एक एडवांस वर्जन है। द हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी of an enzyme catalyzed reaction was found at a substrate concentration of 0.5 into 10 to the power minus 6 molar. This enzyme follows kinetics. This enzyme follows kinetics. In presence of competitive inhibitor, the half maximal velocity was found at a substrate concentration of half maximal velocity was found at a substrate concentration of 1.5 into 10 to the power minus 3 molar. Sorry, minus 6 molar. Given that the enzyme inhibitor pair has a dissociation constant of enzyme inhibitor has a dissociation constant of 2 into 10 to the power minus 7 molar. The concentration of competitive enzyme is dash and micromolar. Again, this is a question of IIT Kharagpur 2022 का IIT Kharagpur का क्वेश्चन। ओके, इस सवाल को पहले देखिए, समझिए और फिर बताइए कि इस सवाल से आपको क्या समझ में आ रहा है। ये सवाल आपके कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन फॉर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो। ठीक है, ये सिर्फ न्यूमेरिकल नहीं, आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी आपकी क्लियर कराएगा। एंड दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद एक और क्वेश्चन कराऊंगा मैं एंड देन वी विल एंड द सेशन। ठीक है, सो बताइए इसके बारे में आपको क्या, आपका क्या ख्याल है और आपको क्या समझ में आ रहा है इसमें। आपको मैं कुछ चीजें मार्क कर देता हूं। बस इसी पे खेलना है आपको। मैंने अभी अभी आपको कुछ डिटेल्स बताई, अगर आपने ध्यान से लेक्चर सुना होगा तो आप डेफिनेटली उन डिटेल्स को कैच कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। आपको और टाइम चाहिए तो आप पॉज कर लीजिए। ठीक है, और जैसे कि स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में मैंने पहले कह दिया था कि ये मेरा डेट से पहले का लास्ट सेशन होगा, क्योंकि मेरे कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स हैं जिसकी वजह से मैं इससे आगे का सेशन ना आप लोगों का ले पाऊंगा और ना मैं आगे प्रोसीड कर पाऊंगा अभी के लिए, फिलहाल के लिए। और एक छोटी सी आपको स्टोरी भी सुनाऊंगा जो आपको थोड़ा सा
हेल्प करेंगी आपके गेट के एग्जाम में, तो मेरी पर्सनल लाइफ से काफी रिलेटेड है। ठीक है, तो देखिए आपको सबसे पहले तो दे रखी है Vmax/2 की वैल्यू विदाउट इनहिबिटर एंजाइम कितनी 0.5 इंटू 10⁻⁻6 मोलार। ठीक है, 0.5 इंटू 10⁻⁻6 मोलार। Vmax/2 टेक्निकली KMB रिप्रेजेंट करता है, यानी वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जहां पे Km और S की वैल्यू बराबर हो, यानी उसने आपको बेसिकली Km की वैल्यू ही दे रखी है इस क्वेश्चन में। ये आपको इसने दे रखी है नॉर्मल केस में, मैं इसको N से डिनोट कर रहा हूं। उसके बाद उसने कहा है कि अब आपकी Vmax/2 की वैल्यू जब उसमें इनहिबिटर एडेड है तो Km की वैल्यू या V/2 मैक्स की वैल्यू कितनी हो गई। दो चीजें आप समझ पा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एंजाइम्स में, कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन के अंदर अगर आपको फंडामेंटल्स क्लियर है तो आपको ये समझ में आएगा कि Vmax चेंज नहीं होते, Vmax इज नॉट चेंज, Km इंक्रीजेस। ठीक है, और अगर आप सबस्ट्रेट की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो आप कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को डिलीट कर सकते हैं या फिर उसको सबड्यूट कर सकते हैं। सबड्यूट ज्यादा अच्छा शब्द रहेगा, सबड्यूट कर सकते हैं, उसको आप हटा सकते हैं। हटा सकते हैं अगर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं। तो बस अब इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आंसर है, फॉर्मूला बेस्ड इसका वो है। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है, Km in the presence of enzyme is nothing but Km that is actually present 1 प्लस I की कंसंट्रेशन यानी इनहिबिटर की कंसंट्रेशन अपॉन Ki की कंसंट्रेशन, यानी कि आपको जो डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा है एंजाइम इनहिबिटर का, एंजाइम और इनहिबिटर का कंसंट्रेशन दे रखा है, वही आपकी Ki रिप्रेजेंट करता है। तो बस अब इसमें क्या है कि इन द प्रेजेंस ऑफ ए के आपको कितना दे रखा है 0.5 इंटू 10⁻⁻6 मोलार, 1 प्लस आई की कंसंट्रेशन आपको निकालनी है और ये आपको दे रखेगी 2 इंटू 10⁻⁷ मोलार। ठीक है, आपको तो ये वैल्यू भी दे रखी है। ये वैल्यू आपको अभी क्या दे रखी है, अभी मैंने बताया था, ये वैल्यू आपको 1.5 इंटू 10⁻⁻6 मोलार अपॉन 0.5 इंटू 10⁻⁻6 मोलार, ये 1 प्लस आई अपॉन के आई की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁷ है, जिसको मैं 0.2 इंटू 10⁻⁶ मोलार भी लिख सकता हूं। कैसे किया, बस 10 से डिवाइड कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या आ जाएगा, सीधा सीधा 3 आ जाएगा, 1 प्लस आई अपॉन के आई, इधर ले लेंगे 2 इज इक्वल्स टू आई अपॉन के आई, ये कितना आ जाएगा, आई की कंसंट्रेशन 2 के आई कितना है 2 इंटू 0.2 इंटू 10⁻⁻6 मोलार, आई की कंसंट्रेशन आ जाएगी आपकी आई इक्वल्स टू 0.4 इंटू 10⁻⁻6 मोलार या फिर 0.4 माइक्रो मोलार। दैट्स बस यही है इस क्वेश्चन।
ठीक है। अब आपसे माइक्रोमोलर में पूछ रहा है तो आप उसको जरूर वो कर सकते हैं। तो मैंने वो पहले ही कर दिया। मैंने यहाँ से पॉइंट जहाँ से 7 था तो ये एक्चुअल वैल्यू क्या थी, एक्चुअल वैल्यू बेटा 2 × 10⁻⁻7 मोलार थी। इसको मैंने इसमें -6 में कन्वर्ट कर दिया, दैट्स इट। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है, पहली बात तो इस क्वेश्चन के बारे में दो चीजें समझ लीजिए। ये क्वेश्चन आपका किसमें पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन आपका गेट में पूछा जा सकता है, CSIR में, DBTI में, IIT JAM में पूछा जा सकता है। अभी 2022 के सवाल है तो हो सकता है 2026 में रिपीट हो जाए। अगेन मैं किसी चीज की गारंटी नहीं देता क्योंकि पेपर सेटर मैं नहीं हूं, आई एम नॉट द पेपर सेटर। बट हाँ, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाते हैं और उसके आसपास खेलना जानते हैं तो एक अच्छे चांसेस है कि आपकी रैंक अच्छी होगी। अगर ये वाला क्वेश्चन किसी को सॉल्व करना आता है और अगर उसके बेसिक्स अच्छे हैं, अगर उसके फंडामेंटल्स क्लियर है और अगर वो कोई रूकी मिस्टेक नहीं करते हैं तो दे डिजर्व अ रैंक दैट इज लेस देन 10 ऑल इंडिया रैंक। अगर आप इस लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो, अगर आपने वो जो mRNA वाला क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर दिया, अगर आप उन ट्रैप्स से, उस चक्रव्यूह से आप बच गए हो, तो लिटरली आप जो कोई भी हो, आई एम वेरी प्राउड कि आपकी रैंक विद इन 10 आ जाएगी। दैट्स अ हाई, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी। अगेन कुछ भी फिक्स नहीं है, उस दिन आपका टेम्परामेंट कैसा रहता है, उस दिन आपका पेपर कैसा होता है, वो सब चीजें भी डिपेंड करती है। बट अगर आप कूल टेम्परामेंट के साथ जाओगे तो ये आपका रिजल्ट हो सकता है, दैट कैन बी योर रिजल्ट इस वाले सवाल को लेकर। अब एक फाइनल सवाल और करेंगे, फिर मैं आपको के साथ एक छोटी सी स्टोरी अपनी शेयर करूंगा और उसके बाद हम आज के लिए क्लास से थोड़ा सा सी ऑफ करेंगे और मिलेंगे आपसे जल्दी। आखिरी क्वेश्चन सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, एंड द क्वेश्चन इज like this. Last question of today's class. The standard free energy changes for conversion of phosphoenol pyruvate PEP to pyruvate and ATP synthesis is shown. Phosphoenol pyruvate plus H2, then gets pyruvate with a delta G of minus 61.9 kilojoule mole inverse. Next, the hydrolysis of the formation of ADP plus PI gives formation of ATP. This is a endothermic reaction. Delta G is minus 30.4, right? 30.5, sorry, 35.5 kilojoule mole inverse. The starting concentration of PEP, H2O, ATP and pyruvate are
PEP, ADP, ATP and pyruvate are 25, 25, 50 and 50 millimolar. The value of universal gas constant, the value of universal gas constant R is 8.314 joule mole inverse The actual free energy change in the actual free energy change in reaction PEP plus ADP to pyruvate and ATP is at 37 degrees Celsius. At 37 degrees Celsius will be. ठीक है, राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल पॉइंट है. क्वेश्चन इतना बड़ा है कि इसके आगे मैं लिख नहीं सकता, तो मैं इस क्वेश्चन को फिर से आपके सामने रिपीट कर देता हूं. The standard free energy for the conversion of phosphoenol pyruvate to pyruvate and ATP synthesis are shown as these reactions. Reactions आपके सामने. The starting concentration of PEP, phosphoenol pyruvate, ADP, pyruvate and ATP are 25, 25, 50 and 50 millimolar, millimolar respectively. The value of universal gas constant is 8.314 या 8.315, 8.315 लिख दीजिए. 8.314 हो गया. Mole inverse, Kelvin inverse. Okay. The actual energy in kilojoule is carried out by the reaction this. ये क्वेश्चन अगेन 2 नंबर का है और ये काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बस ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है और एग्जाम टाइम में ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम हम थोड़ा सा पैनिक कर जाते हैं, एंशियस हो जाते हैं, इस वजह से ये सवाल हम अटेम्प्ट नहीं करते. देखिए एग्जाम टाइम में अगर आपने आज से पहले ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो मैं आपको सजेस्ट भी नहीं करूंगा कि आप एग्जाम टाइम में जो है एग्जाम से 1 हफ्ते पहले कुछ नया सीखें. बट अगर आपने क्वेश्चंस कर रखे हैं पहले तो आई वुड रिकमेंड कि आप ये क्वेश्चन भी मेरे साथ प्रैक्टिस कर लें और नहीं तो एटलीस्ट एक बार इसका कंसेप्ट समझ लें, क्योंकि हो सकता है आपके केमिस्ट्री में या बायोटेक के पेपर में, बीटी वाले पेपर में काम आ जाए. ठीक है, कंसेप्ट काम आ जाए. तो हमें क्या करना है, हमें देखिए इतना तो दे रखा है पीपी प्लस H2O. ये कितना है आपका, ये आपका पायरुवेट दे रखा है, पायरुवेट दे रखा है एंड आपका पीआई दे रखा है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और आपकी डेल्टा जी दे रखी है -61.9 किलोजूल पर. दूसरी जो आपकी रिएक्शन दे रखी है वो दे रखी है एडीपी प्लस पीआई गिव्स ऑन एटीपी प्लस H2O. ये आपकी डेल्टा जी दे रखी है -30.5 किलोजूल पर मोल. प्लस. एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखेंगे, एक चीज बहुत फंडामेंटल है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए. देखिए जब भी आपके पास डेल्टा जी का साइन नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है. एक्सोथर्मिक का मतलब काफी हद तक वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है. हालांकि डेल्टा जी से आपको सिर्फ पता नहीं लगता, आपको पता लगता है डेल्टा जी
अगर आपका नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। डेल्टा जी अगर आपका पॉजिटिव होता है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। और डेल्टा जी जब आपका 0 होता है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होती है, ये तो आपको पता ही होगा। और डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस से आती है। ये आपने थर्मोडायनेमिक्स में 12th क्लास में जरूर पढ़ा होगा, 100% पढ़ा होगा। इवन दिन आपने अपने जो फर्स्ट 3 सेमेस्टर्स ऑफ, आपने अगर बीएससी करी है, आपने अगर बीटेक करी है, तो आपने उसमें भी ये चीज जरूर पढ़ी होगी 100%। ये बहुत बड़ा फंडामेंटल है जो बायोलॉजी में आगे, बायोकेमिस्ट्री में, बायोलॉजी में और एनर्जेटिक्स में काफी यूज होता है ये कंसेप्ट, तो ये आपने जरूर पढ़ा होगा। है तो हमें रिएक्शन जो चाहिए वो किसकी चाहिए? वी वांट द रिएक्शन ऑफ PET plus ADP gives on pyruvate plus ADP। अगर आप इस चीज को थोड़ा समझ पा रहे हैं, विजुअलाइज कर पा रहे हैं, तो यहां पे अभी एक छोटा सा गेम हुआ है। फॉस्फो इनॉल पायरुवेट, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट का एक फॉस्फेट यहां से निकलकर इस एडीपी के साथ जुड़ गया और उसने एटीपी बना दिया और पायरुवेट यहां निकल गया। समझ में आया किसी को? पायरुवेट के स्ट्रक्चर से फॉस्फो हट गया और एडीपी यानी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में वही एक फॉस्फेट जुड़ गया। अगर आप इन रिएक्शंस को देख पा रहे हैं तो क्या ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और क्या ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपस में कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। क्या ये H2O आपस में कैंसिल हो रहा है? हो रहा है। तो पीईपी प्लस एडीपी क्या पायरुवेट और एटीपी बना रहा है? बिल्कुल बना रहा है। तो डेल्टा जी नेट आ जाएगा, वो इन दोनों रिएक्शंस का सम आ जाएगा, -61.9 किलो जूल प्लस 30.5 किलो जूल, यह आ जाएगा 30.4 किलो जूल माइनस में। यानी कि इससे हमें 3 बातें समझ में आ गई। पहली बात तो यह है कि फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुवेट बनने की रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, स्पॉन्टेनियस है। इसका मतलब यह है ये रिएक्शन आगे की तरफ प्रोसीड करेगी, इट विल मूव इन द पॉजिटिव दिस डायरेक्शन। एडीपी से एटीपी बनने की रिएक्शन जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, यानी हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम उसको जब एनर्जी देंगे तो ये इतना आएगा, इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तब वो रिएक्शन आगे बढ़ेगी। लेकिन जब हम कंबाइन करेंगे, कपल करेंगे, तो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट और एडीपी से हमें मिलेगा पायरुवेट और एडीपी। और अगर आपको याद हो रहा होगा तो ये भी एक एडीपी सोर्स ऑफ जनरेशन होता है। ठीक है, ओके। जब हमें ग्लाइकोलाइसिस में वो नहीं मिल रही होती है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुवेट मिल रहा होता है लास्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस में, तो एक एडीपी का जनरेशन होता है, राइट? हाँ, वही चीज। अब बस अब डेल्टा जी का एक और फॉर्मूला है, ये तो डेल्टा जी नेट आई आपकी 25 डिग्री सेल्सियस पे। अब आपसे पूछ रहा है डेल्टा जी नेट एट 37 पे पूछ रहा है, तो डेल्टा जी एट 37 विल बी डेल्टा जी नॉट एट 25 डिग्री प्लस RT-ln क्यूब। ये अभी आपने निकाला -30.4 किलो जूल। आर कितना दे रखा है आपको? 8.315। टी आपको दे रखा है 37 यानी कि 310 केल्विन। और एलएन क्यू क्या है? एलएन क्यू कुछ नहीं है, दिस इज पीईपी प्लस एडीपी इक्वल्स टू ATP plus pyruvate, and LNQ is nothing but
एटीपी का कंसंट्रेशन इनटू पायरोवेट का कंसंट्रेशन अपॉन एडीपी का कंसंट्रेशन और पीईपी का कंसंट्रेशन। बस बता दीजिए, एटीपी और पायरोवेट आपको दे रखा था 50 मिलीमोलर और 50 मिलीमोलर, ये आपको दे रखा था 25 मिलीमोलर और 25 मिलीमोलर। ये आपका हो गया 2 और ये भी आपका हो गया 2, यानी ये आपका हो गया ln4। नेचुरल लॉग 4 की वैल्यू क्या है बताएंगे मुझे? नेचुरल लॉग 4 की वैल्यू क्या है? ln4 is nothing but ln4 is nothing but natural log 4। नेचुरल लॉग 4 की वैल्यू है 1.386। 1.386। बस अब फाइनल स्टेप आपका आ गया। -13.4 किलो जूल प्लस 8.314 इंटू 310 इंटू 1.386। ये आ जाएगा तुम्हारा 3.57। बस अब इसमें से -30.4 माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा -27.8 किलो जूल पर। दिस इज योर आंसर। बस दैट इज योर आंसर। इसमें 3 चीजें याद रखनी है। पहली बात तो आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। ये जो हम डेल्टा जी निकालते हैं 25 डिग्रीज पे निकालते हैं। RT ln Q, RT ln Q इज नथिंग बट गैस कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में डालते हैं और ln Q कुछ नहीं है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ही है। ये कुछ नहीं है जो के इक्विलिब्रियम हम लोग पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में, ये नहीं पढ़ते थे हम। A B C D, तो के इक्विलिब्रियम क्या आता था? C की कंसंट्रेशन अपॉन D के कंसंट्रेशन अपॉन A की कंसंट्रेशन और B की कंसंट्रेशन, ऐसे करके जो आता था वही है और कुछ नहीं। दैट इज द सेम। ओके, यहां पे हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। आज के बाद मैं आपको अब एक लंबे टाइम के बाद मिलूंगा। रीजन कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स हैं, कुछ जगह हैं, कुछ जॉब्स के इंटरव्यू हैं जो लगातार लाइंड अप हैं, और कुछ ट्रांजिशनल्स हैं जो मुझे करने ही है अपनी लाइफ में। इसलिए मैं आपको अब मिलूंगा मार्च में, आफ्टर होली। मोस्ट प्रोबेबली बाय सेकेंड वीक ऑफ मार्च। हो सकता है बीच में मैं एक आध वीडियोस कुछ डाल दूं डेट से रिलेटेड, पर मुझे नहीं लगता कि मेरे पास इतना टाइम होगा कि मैं जो है वीडियोस डाल दूं। जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहता हूं, ठीक है? अभी आप लोगों का CSIR का रिजल्ट आया है, जस्ट अभी, बहुत ही रिसेंट आया है आप लोगों का
CSIR का रिजल्ट आया है 2025 के दिसंबर का, राइट। 2025 के दिसंबर का आपका रिजल्ट आया है। तो आप लोगों से बहुत ज्यादा विनती कर रहा हूं मैं कि अपने इस रिजल्ट पे कुछ इफेक्ट मत आने दीजिएगा, क्योंकि आपका गेट का पेपर बहुत नजदीक है। आपका गेट का पेपर 7 फरवरी का है 2026 का, और आज जब ये वीडियो शूट हो रहा है और जब ये वीडियो आपके सामने आएगा तो तब तक 2 फरवरी हो चुकी होगी। 5 दिन की बात है। अपने रिजल्ट पे ज्यादा परेशान मत होइए, ज्यादा वो मत करिए, क्योंकि मेरा जब रिजल्ट आया था 2019 दिसंबर में, तो मेरा जो मार्क्स थे वो 96.5 थे, और जो नेट की कैटेगरी का जो कट ऑफ था वो 98 था। तो मैं 1.5 मार्क्स से अपना नेट मिस कर चुका था, और मैं बहुत डिवास्टेटेड था, बहुत ही रो रहा था, मैं बहुत हिल गया था अंदर से, एंड आई वाज क्वाइट अपसेट अबाउट माय रिजल्ट। उसकी वजह से मेरे गेट के रिजल्ट पे भी फर्क पड़ा, और जब मैंने 2020 में पहली बार गेट का पेपर दिया तो मेरी रैंक को 2600 आई थी, 2600 से प्लस ही आई थी। मेरा पेपर जस्ट क्वालिफाइड था, शायद 30 नंबर क्वालिफिकेशन थे, आईआईटी दिल्ली ने पेपर सेट किया था, और मेरे कुछ क्या 30.5 31 ऐसे ही नंबर थे, 2600 रैंक थी, ठीक है। जो गलती मैंने करी है वो आप मत करिएगा। तो 4-5 दिन के लिए, बस 5 दिन की बात है, 2 तारीख, 1 तारीख तो निकली गई, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 6 दिन की बात है। कितने देश की बात है? 6 दिन की, 5-6 दिन की बात है। प्लीज अपने आप को फोकस रखिए, अपनी गेट की तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल माई व्यूअर्स, ऑल माई स्टूडेंट्स, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए बहुत छोटा सा ऑल द बेस्ट लिख देता हूं। ऑल द बेस्ट आपके गेट 2026 के लिए। मुझे लगता है कि आपको इन एनईटी टाइप क्वेश्चन से बहुत फायदा मिला होगा। हो सकता है देयर इज अ चांस कि मैं 3 और या 4 फरवरी को एक छोटा सा आपका एमसीक्यू या एमएसक्यू टाइप का सेशन ले लूं, छोटा सा, वो पावर पॉइंट बेस्ड होगा, बट उसके चांसेस ना के बराबर ही समझिए। जिन लोगों ने मेरे आईसीएमआर वाली वीडियोस देख रखे हैं, या आप मेरे आईसीएमआर वाली वीडियोस देख लीजिए, क्वेश्चन लगभग उसी टाइप के आते हैं, क्योंकि वो सिर्फ आईसीएमआर फोकस नहीं थे, वो ऑल ओवर कंपटीशन फोकस थे। नेट के क्वेश्चन से आपको फायदा मिलेगा, इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपको। आपकी रैंक में एटलीस्ट 500 यूनिट्स तक का जंप होगा। जो लोग 1500 से हैं, 1500 की रैंक पे खेल रहे हैं, वो विद इन 1000 आ जाएंगे। जो लोग 500 की रैंक पे खेल रहे हैं वो विद इन 100, विद इन 50 आ जाएंगे। और जो विद इन 50 हैं, अगर उन्होंने मेरे एलईडी सेशंस देखे होंगे तो वो विद इन 20, विद इन 10 आ जाएंगे। तो इसी के साथ आई एम साइनिंग ऑफ फॉर एटलीस्ट 1 मंथ राइट नाउ। अब आपसे होली के बाद ही मुलाकात हो पाएगी, उससे पहले नहीं हो पाएगी। मेरे कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स हैं, कुछ मेरे इंटरव्यूज हैं, कुछ मेरी जॉब्स हैं, जिनकी वजह से मैं आपको उतना टाइम नहीं दे पाऊंगा जितना टाइम मैं अभी तक दे पा रहा था। कोशिश रहेगी कि आपको और टाइम देने की, पर हाँ डेफिनेटली मेरी भी कुछ क्षमताएं हैं, मेरी भी कुछ सीमाएं हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ कनेक्टेड रहूं जैसे अभी तक था। मिलते हैं आपसे मार्च के महीने में, तब तक मेरा कुछ सेटल भी हो जाएगा कि मैं कहाँ जॉब करूंगा, क्या करूंगा, उस हिसाब से फिर हम आगे की बात डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एनआईटी के सेशंस आपको कैसे लगे प्लीज कमेंट करके बताइएगा। यहां तक जुड़े रहने के लिए, अब तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच। ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, आई एग्री विद दैट, पर इसमें बहुत सारी हम लोगों ने बातें करी। हम लोगों ने कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस किए जो आने की संभावनाएं हैं। डेफिनेटली मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि ये क्वेश्चन आएंगे, बट हाँ, अगर आपने ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी तो डेफिनेटली आपका कंसेप्ट क्लियर होगा।
जाने से पहले थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना व्यूज देने के लिए, सब्सक्राइबर के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ग्रोइंग टुगेदर विद श्रीश के चैनल को। मिलते हैं आपसे 1 महीने के ब्रेक के बाद, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट।